Welcome back. Today we will discuss on industrial sector on the eve of independence. In the last video we already discussed on agriculture sector. अगर आपने उसे अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज पहले उसे सुन लीजिए, देन इस वीडियो के मूव कीजिए. So without wasting any time, let's start our topic which is industrial sector on the eve of independence. एज वी ऑलरेडी नो कि प्री ब्रिटिश पीरियड के दौरान में हिंदुस्तान का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी किस्म की मॉडर्न इंडस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था. जो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस थे. जैसे हमारे यहाँ के स्पाइसेस काफ़ी फेमस थे. हमारे यहाँ जो क्लॉथ वर्क होता था, जो सिल्क वर्क था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड. उसे काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन थी, मिली हुई थी. लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन आया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा. उसकी स्थिति जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो धीरे धीरे बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स खराब होती चली गई. So one by one we will discuss on different reasons of stagnation in industrial sector. So we are moving on first reason which is deindustrialization, and basically ये deindustrialization किन दो पॉलिसी की वजह से हुआ वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया. इंडियन इंडस्ट्री से मेरा मतलब है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से. जैसा हम पहले ही जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में किसी किस्म का मॉडर्न इंडस्ट्री बेस नहीं था उस दौरान. तो ब्रिटिशर ने एक सिस्टमैटिकली सिस्टम बनाया जिससे इंडियन जो इंडस्ट्री है यानी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए हिंदुस्तान में. कोई भी ट्रेडर या कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है वो ये नहीं चाहता कि वो अपने सामने एक और सेम पैरेलल इंडस्ट्री को डेवलप होता हुआ देखे. तो ब्रिटिशर हिंदुस्तान में ट्रेडिंग के मकसद से आए थे और उनका जो मेन मोटिव रहा वो शासक ना बनकर यहाँ एक बिजनेस डीलिंग की तरह काम करना, यहाँ के मार्केट का इस्तेमाल करना, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना और अपने बेनिफिट के लिए काम करना. यानी डेफिनेटली उनकी जो पूरी पॉलिसीज थी वो एक सेंटर्ड पॉलिसी थी जिसके अंदर उन्होंने अपना जो मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाने का उसे उन्होंने सेंटर में रखा. इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को भी, जो इंडियन इंडस्ट्री है, उसे भी कभी फल फूलने नहीं दिया, यानी उसको फ्लविश नहीं होने दिया हिंदुस्तान के अंदर. बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो रीज़न यहाँ मेन माने गए हैं. एक तो आप इसको याद कर लीजिए, एक है टू फोल्ड पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. तो फर्स्ट देखते हैं टू फोल्ड पॉलिसी क्या होती है. टू फोल्ड पॉलिसी में ब्रिटिशर ने हिंदुस्तान को रॉ मटेरियल लेने के लिए इस्तेमाल किया और देन उसके बाद अपना फिनिश गुड बेचने के लिए इस्तेमाल किया. यानी हिंदुस्तान को उन्होंने कभी रॉ मटेरियल से आगे जाने नहीं दिया. टू फोल्ड पॉलिसी के अंदर उन्होंने बेसिकली रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया हिंदुस्तान से एंड जो फिनिश गुड थे, जो फिनिश प्रोडक्ट थे उन्हें हिंदुस्तान को उन्होंने एक्सपोर्ट किया. इस वजह से उन्होंने इसी बात पे लगातार काम करवाया, हिंदुस्तान पे फोकस किया कि यहाँ से ज़्यादा वो कॉटन प्रोड्यूस करवाएं और उसे अपने देश लेके जाके उससे फिनिश गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, क्लॉथ्स बनाएं और उसे हिंदुस्तान में वापस बेच दें. इसी वजह से इस पॉलिसी को टू फोल्ड पॉलिसी कहा गया कि उन्होंने चीप रेट की वजह से हिंदुस्तान से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, हिंदुस्तान से चीप रेट पर उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और देन फिनिश गुड को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मार्केट पे हायर प्राइस से बेचा. यानी ये दोहरी पॉलिसी से दोहरा प्रॉफिट उन्होंने कमाया. एक तो उन्हें सामान बहुत सस्ते दामों मिल गए यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में, देन उनका कॉस्ट ऑलरेडी कम आया होगा प्रोडक्शन के बाद एंड कॉस्ट कम हुआ और उन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसे हायर रेट पे हिंदुस्तान के अंदर बेचना स्टार्ट किया. तो उन्हें दोनों साइड से रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम होने से भी बेनिफिट हुआ और वहीं हायर प्राइस होने की वजह से इंडियन मार्केट में उसे ज़्यादा दामों बेचा गया. इस वजह से भी उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ. तो इस वजह से इसे हम टू फोल्ड पॉलिसी कहते हैं. इससे पहले भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये पढ़ा था कंटेंट कि कैसे ब्रिटिशर्स ने
कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि जिससे जो वो चाहते हैं, जिससे वो जो सामान एज अ रॉ मटेरियल अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस किया जाए। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो लोग एडवांस पेमेंट दे देते थे फार्मर्स को, ताकि फार्मर फिर बाइंड हो जाए एग्रीमेंट के तहत में कि वो सामान जो ब्रिटिशर ने कहा है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसी को प्रोड्यूस करें। वहीं एक और पॉलिसी है जो मेरे दिमाग में समय आ रही है, जिसे गांव देहात में कई बार कहते हैं 3 कठिया के नाम से बोलते हैं। 3 कठिया में क्या होता है, 3 कठिया पॉलिसी के अंदर उस पे 3/20 का रेशियो रखा जाता है कि अगर आपका जो भी फार्मिंग एरिया है आप उसे 20 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 20 में से 3 पार्ट में आप केवल इंडिको उगाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने प्रेशराइज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में जो उन्हें सामान एज अ रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोड्यूस हो। इसलिए मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनने दी हिंदुस्तान के अंदर कि जिस वजह से हिंदुस्तान के अंदर कोई मॉडर्न इंडस्ट्री बेस सेटअप हो पाए, या फिर कोई इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर वो फ्लरिश कर पाए, वो बढ़ पाए, आगे मूव ऑन कर पाए। इसलिए ये जो पॉलिसी है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये बिल्कुल पुख्ता है कि भाई उन्होंने एक एक स्टेप ऐसे इस्तेमाल किए कि जिसकी वजह से जो ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हिंदुस्तान में उस दौरान, वो भी धीरे धीरे तबाह हो जाए। तो उनकी जो फर्स्ट पॉलिसी हमने अभी पढ़ी वो क्या थी, 2 फोल्ड पॉलिसी, जिसमें उन्होंने दोनों साइड से कॉस्ट के कम होने की वजह से और अपने सामान को हायर प्राइस से बेचने की वजह से इन दोनों चीज का खूब जम के फायदा उठाए हिंदुस्तान से। नेक्स्ट जो दूसरी पॉलिसी है वो है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस टैरिफ पॉलिसी, सॉरी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें क्या है, जो टैक्सेशन, जो ड्यूटी चार्जेस थे उन पे एक डिफरेंट किस्म की नीति का इस्तेमाल किया गया, पॉलिसी डिफरेंट किस्म का इस्तेमाल किया कि अगर आप ब्रिटिशर्स हो तो आपकी पॉलिसी डिफरेंट रहेगी, आपके लिए अलग ढंग से लगेगा टैक्स सिस्टम, इन ड्यूटी चार्ज अलग होंगे। वहीं अगर इंडियन ट्रेडर्स हो तो आप पे अलग किस्म के चार्जेस लगेंगे। तो ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री सेटअप करना भी चाहते थे, जो बहुत बुरी कंडीशन के अंदर भी बढ़ना चाहते थे, अपना मनोबल कम नहीं करना चाहते थे, बट ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी जब सामने आएंगी तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो लोग भी अपना मन हार जाएंगे और उसको सेटअप जो उन्होंने किया है, इंडस्ट्री सेटअप किया है, वो सब बंद कर देंगे उस जगह पे। तो इस पॉलिसी में क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। बेसिकली दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया and free import of final good of British industry to India. But heavy duty was imposed on export of Indian handicraft. It's very simple कि बहुत बड़े किस्म का डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया इस पॉलिसी के अंदर। यानी अगर ब्रिटिशर हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जाएंगे तो उन पे किसी किस्म का एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर फिनिश गुड्स को वो ब्रिटेन से हिंदुस्तान लेके आएंगे तो भी उन पे किसी किस्म का इंपोर्ट चार्जेस नहीं लगने वाला। वहीं दूसरी ओर अगर कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऐसा काम करती है तो उस पे हैवी टैक्स इम्पोज किया जाएगा। ये साफ दिखा रहा है कि ब्रिटिशर्स ने बड़ी चालाकी के साथ में एक ऐसा सिस्टम पैदा किया कि जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म होना ही पड़ा। इस वजह से मार्केट में क्या हो गया, इस वजह से हिंदुस्तान में जो, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में भी हैंडीक्राफ्ट बिक नहीं पाया, क्योंकि जो ब्रिटिशर का जो फिनिश गुड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में था और काफ़ी सस्ता भी था दूसरी ओर। और अगर हम देखें कि अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहीं बाहर विदेशों में जाकर अपना पैर पसारना चाहती थी, यानी अपने आप को वहाँ भी एक्सपेंड करना चाहती थी, तो वो भी नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑलरेडी उन पर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट चार्जेस लगाया जाता था कि वो लोग अपना सामान विदेशों में बेच ही नहीं पाते थे। तो इस वजह से ऑलरेडी पूरे सिस्टम को, ऑलरेडी इंडस्ट्री को ख़त्म होना ही पड़ा। और इसी वजह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट राइज होता है स्टैग्नेशन के लिए, वो है एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। कैसे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, अब जो ऑलरेडी आर्टिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, वो फोर्स्ड किए गए कि वो लोग अपना काम छोड़ दें और
अब वो क्या करे, मरता क्या ना करता, वो लोग शिफ्ट हो गए, वो लोग एक सेक्टर छोड़ के नेक्स्ट सेक्टर में चले गए, वो लोग फार्मिंग सेक्टर में चले गए, एग्रीकल्चर करने लगे। अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा अपने जीवन यापन के लिए। तो एक किस्म का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के तबाह होने से बहुत मास लेवल पे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हुआ। और वहीं दूसरी ओर एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्राउड बढ़ता गया, वहाँ पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ गया, गांव के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन बसना स्टार्ट कर चुकी थी उस समय। तो इस वजह से दोनों तरफ नुकसान होना स्टार्ट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट का जब लेवल काफ़ी हाई हो जाए तो नुकसान देता है कंडीशन को, वो इकोनॉमी को और बिगाड़ देता है, वो भी ऐसी कंडीशन में जहाँ ब्रिटिशर्स कुछ इम्प्रूव नहीं करना चाहते, वहाँ कंडीशन तो और बिगड़ जाने वाली है और डाउन हो जाएगी उस जगह पे। आप खुद देखें, दोनों के अंदर डिफरेंट किस्म के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ आप एक कढ़ाई करते हैं तो आपको नॉर्मली आपको एक क्रिएटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए, आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, डेफिनेटली आपके हाथों का काम होता है उस जगह पे। तो उतना आपको मतलब एक फिजिकल आपको पावर नहीं चाहिए होती है। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ चाहिए, हाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाएगी वहाँ पे। तो दोनों काम बहुत डिफरेंट है। वहीं दूसरी ओर जो लोग ऑलरेडी पहले से एग्रीकल्चर कर रहे थे वो थे ही वहाँ पर, और वहीं से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जितने लोग अनएम्प्लॉयड है वो सब भी लोग चले गए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वहाँ से वहाँ चले गए। तो वो जो सेक्टर था वो और ज़्यादा क्राउडेड हो गया, जिस वजह से जो लेबर चार्जेस हैं वो चीप हो जाएंगे। धीरे धीरे जितना क्राउड बढ़ेगा लेबर चार्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा, और मार्केट के अंदर किसी किस्म का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं बचा। अब हुआ ये कि इंपोर्ट करने लगे लोग फिनिश गुड्स को ब्रिटेन से, और धीरे धीरे हमारे यहाँ जितना भी फिनिश गुड बनना आना स्टार्ट हुआ वो ब्रिटेन से आना स्टार्ट हो गया। और मशीन मेड था तो बहुत चीप भी था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, जो चीप प्रोडक्ट है जिससे उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी वही मूव ऑन करेगा। तो मशीन मेड प्रोडक्ट चीप होते थे, उनसे उन्हें ज़्यादा यूटिल मिलता था, वो लोग उस साइड मूव कर देते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट के होने से और एक मशीन मेड गुड के आने से धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी और वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी भी इस चीज़ का थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे लॉकडाउन आप देख चुके हैं कि जो वेंडर्स हैं जो वेजिटेबल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं वो लोग? क्योंकि जो वो लोग काम करते थे अब वो लोग वो काम नहीं कर सकते थे, तो वो लोग मूव ऑन हो गए। जो जहाँ पे उन्हें आसान लगा कि काम ये कर सकते हैं वो लोग यहाँ मूव ऑन हो गए। अब इस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट कहीं और होना चाहिए था वो माइग्रेट होकर और शिफ्ट होकर इस वाले वेंडर वाले लेवल के अंदर यहाँ पे मूव ऑन हो गया, इस साइड शिफ्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे बर्डन ज़्यादा बढ़ गया और लेबर यहाँ पे चीप हो गया। इसी वजह से आप जितना भी आपने 11th के अंदर पढ़ा था फिलहाल इससे पहले, आप उस सभी पॉलिसी को देखिए, धीरे धीरे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। आप करंट इकोनॉमी करंट से ही रिलेट करती है और काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, ये करंट सिचुएशन ही है। आप कहीं ना कहीं जितनी पॉलिसी अभी तक आपने पढ़ी है, आपको कहीं ना कहीं वो पॉलिसी आपकी दिख जाएगी इस्तेमाल होते हुए। जैसे मैंने अभी बताया कि वेंडर्स बढ़ गए हैं कैसे, अभी डिमांड और सप्लाई इस लेवल पे था, डिमांड एंड दिस सप्लाई। अब क्या हुआ, सप्लायर्स बढ़ गए हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस पहले इस साइड में था, अब क्या हो गया, प्राइस डाउन हो गया। तो डेफिनेटली देखो आजकल सब्जियां सस्ती हैं इसी वजह से। तो ये जो पॉइंट आपने अभी तक पढ़े हैं 11th के अंदर, सब पॉइंट्स जो आपने इससे पहले पढ़े हैं वो सब आपको दिख जाएगा। आप थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए और समझ को स्टार्ट थोड़ा ब्रॉड कीजिए, आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी इकोनॉमी के अंदर। ये बहुत करंट के साथ रिलेट करती है। तो धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई, ख़त्म होती गई और तबाही हो गई। और मान लीजिए किसी को न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना है, किसी मॉडर्न किस्म की इंडस्ट्री को वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है उस दौरान, तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसे कैपिटल गुड्स चाहिए। और हिंदुस्तान में किसी किस्म की ऐसी पॉलिसी बनाई ही नहीं गई थी, इवन ब्रिटिश रूलर ने किसी किस्म का अटेंशन दिया ही नहीं इस साइड में कि वो कैपिटल गुड्स को लेके आए, वैसे गुड्स बनाए जिन पे एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स हैं, मशीन्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स है इसके अंदर, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होती है।
आपको एक बड़ा उद्योग लगाना है, छोटा उद्योग लगाना है, तो आपको मशीनें चाहिए अब मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। वो मशीनें हमें प्रोवाइड करता है कैपिटल गुड्स। ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इज़ अ बेस इंडस्ट्री, कि वो उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मशीनें नहीं होंगी, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, तो आगे कोई इंडस्ट्री कैसे सेटअप हो सकती है, वो कैसे टक्कर ले पाएगी ब्रिटिश गुड्स के साथ में? क्योंकि आप यहाँ साफ देखिए, यहाँ पे किसी किस्म का ना एक सेम लेवल कंपटीशन नहीं है। एक तरफ है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जहाँ पे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और दूसरी ओर है वो है आपकी ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो गुड्स बना रही है, फिनिश गुड बना रही है, वो मशीन मेड है। तो दोनों का कहीं भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों एक जगह पे सेम कंपटीशन लेवल पे नहीं है। अगर इंडियन इंडस्ट्री को आगे इम्प्रूव करना भी है तो उसे उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। उसे जैसे ब्रिटिशर ने मशीन मेड गुड बनाया और चीप सामान बनाकर अच्छे दाम पर बाजार से सामान ले बेच कर पैसा कमा रही थी, वैसे ही इंडियन इंडस्ट्री को भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए उसे क्या चाहिए? उसे उसके लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री चाहिए, उसे मशीन चाहिए, और वो मशीन स्टैब्लिश करने का कोई भी यहाँ मतलब कोई अथक प्रयास नहीं किया है, कोई अटेंशन दिया ही नहीं ब्रिटिशर्स ने कि वो इस किस्म से काम करे, इंडिया को डेवलप करने के लिए वर्क करे। उसने जितनी पॉलिसीज बनाई वो सभी इसी लेवल से बनाए कि केवल उनकी इंडस्ट्री ही सेटअप कर पाए, उनकी इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ पाए, और इंडियन इंडस्ट्री पे कोई मतलब बढ़ोतरी ना दिखे, धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जो मशीन टूल्स बनाता है, विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर द करंट कंजप्शन, जो करंट कंजप्शन आर्टिकल के प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप चाहिए तो आपको उसके लिए मशीन चाहिए, टूल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो इस किस्म की कोई भी प्रमोशन ब्रिटिश द्वारा नहीं किया गया इंडिया के अंदर। तो ये भी एक कारण है कि कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, उसका अभाव था, इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर था हिंदुस्तान का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जीडीपी के अंदर जो लेवल था वो कम होना स्टार्ट हुआ, जीडीपी का लेवल धीरे धीरे स्मॉल हो गया। क्यों? इंडस्ट्री नहीं बची। जब इंडस्ट्री नहीं बची तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसे बढ़ेगा, उससे आने वाली इनकम कैसे बढ़ेगी, वो भी कम होगी। तो जीडीपी भी यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर का रोल भी था, वो भी काफ़ी कम था। पब्लिक सेक्टर क्या काम करता है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। वो ऐसी चीज़ें बनाता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री और ज़्यादा फ्लरिश होती है। जैसे वो पावर जनरेट करता है, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, अदर डिपार्टमेंट टेकिंग बनाता है, रेलवे इंट्रोड्यूस करता है। और हम कैसे बोल सकते हैं कि जो ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया वो तो खुद के लिए किया। उसने खुद के कॉस्ट को लो करने के लिए, केवल लो कॉस्ट के लिए, अपने गुड्स को सस्ता करने के लिए, या फिर मार्केट में अपने सामान को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि उसका जो मार्केट का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, उसका बेनिफिट और बढ़े, इसलिए उसने रेलवे को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। तो एक और पॉइंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस समय का, जो हमें मिला हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त में, वो इतना कम मिला, क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स थे वो मार्केट में आसानी से पहुंच जाते थे, उनका कॉस्ट और कम हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कम हो गया उनका वहाँ तक पहुँचने का। वहीं दूसरी ओर इंडियन गुड्स हैं, उन्हें अलाउ ही नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचें, उस सामान को वहाँ तक बेचें, या फिर वो इतनी जल्दी पहुँच जाए मार्केट के अंदर, अपनी पैठ बना ले मार्केट में जाकर। तो इस तरीके से जो कंपटीशन का लेवल था वो और ज़्यादा अनफेयर हो गया, वो और ज़्यादा गैप आपको दिखेगा इसके बीच में। तो ये भी एक यहाँ पे आप रीज़न इस जगह पे अटैच कर सकते हैं। दो तीन और रीजंस हैं, जैसे न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का आना, जो डिमांड का पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड कैसे चेंज हुआ? धीरे धीरे जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्नाइज होना स्टार्ट हो गया, वो वेस्टर्न की साइड अपने आप को अडॉप्ट करना, टेक्निक्स को, अपने काम को वेस्टर्नाइज करने लगा, अडॉप्ट करने लगा वो पॉलिसीज़ को। वो वैसे ही रहना स्टार्ट करना चुका था, उसको वैसे ही कपड़े पहनने का शौक आ गया। तो इस तरीके से जो डिमांड का पैटर्न था वो चेंज हो गया, यानी इंडियन बॉडी इंडियन है बट फ्लेवर अब ब्रिटिशर्स हो गया उन सबका। उन सबको सुबह सुबह की चाय चाहिए, जो अब से पहले हिंदुस्तान में शायद ही कभी प्रचलित थी।
या फिर उन्हें सूट चाहिए जैसे ब्रिटिशर्स पहना करते थे, उन्हें वैसी ही लाइफस्टाइल चाहिए। तो एक डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको कोई पूछता ही नहीं था, बची कुची होंगी उसको उसको कोई पूछेगा ही नहीं। जो इंडियन इंडस्ट्री है उसे कोई नहीं पूछता था। तो ये जो न्यू डिमांड था पैटर्न का, जो न्यू पैटर्न था डिमांड का, सॉरी, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर डिक्लाइन दिखेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। और एक और बड़ा रीज़न है प्रिंसली कोर्ट का वहाँ से ख़त्म हो जाना। ऑलरेडी जो राजा रजवाड़े जो ब्रिटिश से दिए गए अमाउंट पे जिंदा बचे थे, अपने कुछ काम किया करते थे, घर के संभालते थे काम, तो उस वजह से भी ये हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलती ही प्रिंसली कोर्ट की वजह से थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सामान किसके लिए बनाते थे, वो राजाओं के लिए बनाते थे। इतनी मेहनत तो किस लिए करते थे, ताकि उनको अपने सामान का मुंह मांगा दाम मिल सके। तो वो काम करते थे रजवाड़ों के लिए, राजाओं के लिए, अमीरों के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे वो कोर्ट्स ही ख़त्म हो गए, वो लोग ऑलरेडी उनके पास लिमिटेड अमाउंट होता था, वो लोग अब खरीद नहीं सकते थे वो चीज़ को। तो ये जब डिमांड ही ख़त्म हो गई तो सप्लायर तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो आप एक और रीज़न यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कि जो प्रिंसली कोर्ट्स डिसअपियर हो गए, तो इस वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन हुआ। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमें सेक्टर इंडस्ट्रियल मिला, उसकी कंडीशन कोई काफ़ी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्री उस समय स्टैब्लिश हुई थी, जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा। कई बार वन वर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उस दौरान कुछ कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, इसका स्लो रेट रहा ग्रोथ का, बट ये फिर भी इनमें आपको ग्रोथ दिखेगा। वहीं आप देखें तो जो इंडियन डोमिनेटेड जो कॉटन मिल्स थी, वो अधिकतर वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में स्टैब्लिश हुई, स्पेशली महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात तो आज भी बहुत पॉपुलर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इवन आप देख लें तो अधिकतर दिल्ली के अंदर जो आप कपड़ा देखते हैं, साड़ियाँ जो आती हैं दिल्ली के अंदर, वो आपको सूरत मिल से, गुजरात साइड से दिख जाएंगी आपको। तो आज भी बहुत पॉपुलर है। वहीं जूट मिल जो थी, जो फॉरेन डोमिनेटेड थे, वो बंगाल में स्टैब्लिश की उस समय इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, 1907 में जमशेदपुर बिहार एक कंपनी स्टैब्लिश की गई है टिस्को, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बहुत बड़ा नाम याद आएगा, ये अधिकतर वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए डेट भी आप याद रखिए। तो 1907 एक कंपनी स्टैब्लिश हुई टिस्को, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर बिहार। स्टैब्लिश करने वाले का नाम, एक्चुअली जिनका नाम है उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम रख दिया गया जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा ने उसको स्टैब्लिश किया था, उसको उस एरिया को बसाया था, इसलिए उस नगर को ही बोला जाता है जमशेदपुर। ये अब वैसे बिहार में नहीं है, अब झारखंड में देखिएगा आप ये चीज़। उसके साथ कुछ नई इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश हुई थी, शुगर, सीमेंट, पेपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो ये कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री हैं, और भी कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी उस समय, बट वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप केवल इस पर फोकस कीजिए। स्पेशली मैं कह रहा हूँ आप इस पर फोकस कीजिएगा, इस डेट को याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।